लोग आज पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में। आहार नली। पिछले क्लास में आपने जाना था कि भोजन का पाचन के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं। तो याद रखो कि उसमें आपने देखा था मुख गुहा के बारे में जाना था। उसके अंदर जो लार ग्रंथि है उसके बारे में जाना था। उसके अंदर जो जिह्वा है उसके बारे में और उनके कार्यों के बारे में जाना था। अभी हमको जानना है कि पाचन के लिए एक और अंग है मनुष्यों के अंदर, वो है आहार नली। तो सबसे पहले देखना यह है कि आहार नली का प्रारंभ होता कहां से है और किस तरह ये आगे बढ़ता चला जाता है। आगे देखते हैं कि आहार नली का प्रारंभ मुख गुहा से होता है। मुख गुहा बक्कल कैविटी इसके अंदर से। देखिए पिक्चर में ये देखिए इस तरह से हमारा जो है ये आहार नली है। अब इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि आहार नली का प्रारंभ मुख गुहा से होता है। कहां से बच्चों? याद रखिएगा, मुख गुहा से। यहीं से आहार नली का प्रारंभ हो जाता है। यहां से जो नली शुरू हुई है, यानी मुख गुहा के अंदर से। सवाल दो तरह का है। अगर बात होती कि भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है तो वो मुख से ही होता है। यहीं पे पिछले क्लास में देखा था कि लार ग्रंथियां हैं जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आहार नली के बारे में जाने, इसका प्रारंभ कहां से होता है तो मुख गुहा से होता है। और ये आहार नली का जो अगला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा फूड पाइप, फूड ट्यूब, ये लगभग एक समान व्यास की नली है। व्यास समझ रहे हो ना? वृत्त में जो व्यास होता है, यानी इसका जो व्यास है लगभग एक समान होता है, लेकिन ये लचीली होती है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा फैल भी सकती है और फैलकर भोजन को नीचे खिसकने में सहायता करती है। यानी वो जो दूसरा सवाल था वो ये कि भोजन नली कैसी होती है, तो लगभग
एक समान व्यास की नली होती है। इसका नाम, ये जो भोजन नली है, मुख्य गुहा से इसका प्रारंभ हो गया आहार नली का, और ये जो नली है इसको ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी, ग्रहण करने वाली नली है, यानी भोजन जब मुंह में चबाकर, पीसकर, लार में मिलाकर जीभ के द्वारा गलेट में ढकेला जाता है, यही से गलेट है, तो जब गलेट में ढकेला जाता है तब भोजन कहाँ आता है? ग्रहणी में आता है। और ये बोला कि ये जो नली है ये लगभग, ग्रहणी नली एक समान व्यास की नली है जो थोड़ा थोड़ा फैल सकती है, और फैलने के कारण यह भोजन को नीचे आने में सहायता प्रदान करती है। ये जो ग्रहणी है ये एक दूसरे अंग आमाशय से जुड़ी होती है, यानी इसका नाम है आमाशय। अंग्रेजी में इसे स्टमक बोलते हैं। तो फिर से सवाल है कि ग्रहणी किससे जुड़ी होती है? आमाशय से जुड़ी होती है। तो भोजन खिसकता हुआ आमाशय में चला आता है। आमाशय क्या है? आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है, थैले जैसी संरचना है जो उदर में बाईं तरफ स्थित होता है, बाईं ओर रहता है। अब यहां से भोजन आया और इसमें प्रवेश कर गया। ये आमाशय जो मनुष्य के उदर में बाईं ओर स्थित है, इसके 3 हिस्से होते हैं। ये सिर्फ जानने के लिए, उसमें कोई बटा बटा हुआ भाग होता नहीं है। इसके 3 हिस्से होते हैं, जिसमें ऊपर वाले भाग में हवा भरी होती है। हवा ऊपर के हिस्से में, यानी जो आमाशय है उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें हवा भरी होती है, और बाकी के दोनों हिस्सों में जो भोजन जाता है, जल जाता है, वो भरा हुआ होता है। अब देखना यह है कि ये भोजन जैसे ही आमाशय में प्रवेश करता है, आमाशय में जैसे ही प्रवेश करता है तो यहां कुछ क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रिया होगी? पहले आमाशय की संरचना के बारे में जाने। इसका जो आंतरिक हिस्सा होता है, आमाशय का आंतरिक भाग, इसके आंतरिक हिस्सों में निचले भाग में उंगली नुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं। बहुत सारे उंगली नुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं। इन प्रवर्धों को रसांकुर या भिलाई कहा जाता है। उंगली नुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं इस तरह से, और ये जो उंगली नुमा संरचना है इसको रसांकुर कहते हैं या फिर भिलाई कहते हैं। इसके बीच बीच में, इन रसांकुर के बीच बीच में गांठ जैसी संरचना पाई जाती है। ग्रंथि है, ग्रंथि, यानी रसांकुर के बीच में, भिलाई के बीच में, आमाशय के निचले हिस्से में गांठ जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन जठर ग्रंथियों से जैसे ही इसमें भोजन जाता है, अब जब भोजन जाएगा तो इन जठर ग्रंथियों से एक रस का स्राव होता है, गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस। यहां से जठर रस का स्राव होता है, और उस जठर रस यानी जठर ग्रंथि से ही स्रावित होता है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। इस जठर रस में होता क्या है? दरअसल इस जठर रस में होते हैं HCl प्लस पेप्सिन। जठर रस में 2 चीजें मिली होती हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये पेप्सिन एक एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम, जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पिछले क्लासों में आपने देखा था कि यहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था।
यहाँ मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, तो भोजन का एक दूसरा प्रमुख अवयव प्रोटीन है, उसका भी यहाँ पाचन होगा। यानी जैसे ही भोजन जाता है जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन को अम्लीय बना देता है। यानी जितने भी इसमें कीटाणु होंगे, जीवाणु होंगे, उन सबको ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही अम्लीय बनाएगा तो वो सब मर जाएंगे, उनको खत्म कर देगा। तो ये भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है, यानी HCl भोजन को अम्लीय बना देता है और पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अब ये देखना है कि पचता कैसे है। देखिए एक और बात कि जैसे ही इसमें भोजन जाता है, यानी अमाशय में जैसे ही भोजन आता है, यहां पर एक गति उत्पन्न होती है। उस गति का नाम है क्रमानुकुंचन गति। कौन सी गति? यहां पर एक जैसे भोजन आएगा तो एक गति उत्पन्न होगी। इस गति का नाम है क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन, यानी ये भी सवाल है कि अमाशय में कौन सी गति होती है, तो क्रमानुकुंचन गति होती है। अब ये क्रमानुकुंचन गति कैसी है? आपने देखा ऐसे ऐसे तरंग गति, फिजिक्स में आपने तरंगों के बारे में जाना होगा, ऐसे 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 है, तो वो ये एक प्रकार की तरंग गति होती है। तो एक सवाल इससे जुड़ा ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि क्रमानुकुंचन किस प्रकार की गति है? स्ट्रेट नहीं जाती, सर्कुलर नहीं है, कैसी है? तरंग गति है। यानी क्रमानुकुंचन नाम की एक तरंग गति उत्पन्न होती है। अब ये जब सोच लो कि इसके अंदर जैसे भोजन जाएगा, यहाँ जठर रस का स्राव होगा और क्रमानुकुंचन नाम की तरंग गति उत्पन्न होगी, तो इससे फायदा क्या होगा कि ये जो जठर रस है ये भोजन में पूरी तरह मिल जाएगा। यानी भोजन और जठर रस मिल जाएंगे। मिलने के कारण कहा कि कुछ भोजन तो यहीं पच गया था, भोजन का कुछ अवयव यहीं पचा था, अब पचा अनपचा भोजन यहाँ आया तो यहाँ भी उसका पाचन होगा, और जब पाचन होने के बाद यहाँ पर क्रमानुकुंचन गति के कारण भोजन अर्ध तरल लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी भोजन पिस जाता है, जठर रस से मिल जाता है, साथ साथ जल रहा उसमें भी मिल गया, तो मिल जाने के कारण ये लेई जैसा बन जाता है। यहां पर भोजन लेई जैसा बन जाता है और उस जो लेई जैसा बना हुआ भोजन है, कुछ पचा कुछ अनपचा, तो उस लेई जैसे भोजन को काइम कहा जाता है। देखिए मान लो यहाँ पर चला तो भोजन पच के एकदम जैसे लेग बन जाता ना, तो उस तरह लेग जैसा बन गया। अर्ध तरल लुगदी भी बोल सकते हैं इसको। तो इस लेग जैसे भोजन को काइम कहा जाता है। अब जो पचना था वो पच गया। हम लोग फिर से इन एंजाइमों के बारे में जानेंगे आगे कि किस किस प्रकार से, जब पैनक्रियाज पढ़ेंगे तो ये सब एंजाइम किस तरह यहाँ पाचन करते हैं। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि पेप्सिन से भोजन के किस अवयव का पाचन होता है, तो प्रोटीन का होता है। इसके बाद पचा अनपचा भोजन अमाशय से निकलकर आगे की ओर जाता है। यहां पर एक होल है, पाइलोरस होल, यहां से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। हिंदी में बोले तो क्षुद्रांत बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में यहां से भोजन प्रवेश करता है, लेकिन किससे होकर? पाइलोरस नामक होल से होकर। पाइलोरस, ये सवाल ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है कि अमाशय से भोजन किस छिद्र के द्वारा क्षुद्रांत में
प्रवेश करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, तो याद रखना होगा बच्चों ये होल पाइलोरस है, यानी पाइलोरस नामक होल से छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। अब देखिए कि छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा डियोडेनम, दूसरा हिस्सा जेजुनम और तीसरा हिस्सा इलियम। तो ये छोटी आंत के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन रहता भी है, ये इसको हिंदी में पक्वाशय बोलते हैं। डियोडेनम अंग्रेजी नाम है, ये पक्वाशय उल्टा यू जैसी संरचना है ना, उल्टी हुई यू की तरह वाली संरचना। यानी पहला हिस्सा जैसे ही पाइलोरस से आगे बढ़ते भोजन अमाशय से निकलकर छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो छोटी आंत का पहला हिस्सा यानी क्षुद्रांत का अगला हिस्सा पक्वाशय कहलाता है। यह उल्टी यू आकार जैसी संरचना होती है, इसका नाम है पक्वाशय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है छोटी आंत का। तो ये जो पक्वाशय है, यहां पर 2 प्रमुख ग्रंथियां जुड़ी रहती हैं। इसको यहां से हटा देते हैं, यहां रखेंगे ना तो फिर मेरा दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। इधर से ले लेते हैं, ये है पक्वाशय। अब देखिए पक्वाशय की जो नली है, यहीं से इस पक्वाशय की नली से नली यहां से निकली है, इस नली से एक नली इधर चली आई, ये जो नली है, यहां देखिए 2 चीजें, 2 प्रमुख ग्रंथियां पक्वाशय से जुड़ी रहती है। याद रखिएगा कि कहां से जुड़ी होती है, किस नली से जुड़ी होती है। ये पक्वाशय की नली है, यहां से जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं यकृत, अंग्रेजी में लीवर, ठेठ भाषा में करेजी, है ना। तो ये जो है लीवर है, यानी यकृत। यकृत कहां से जुड़ी रहती है, पक्वाशय से जुड़ी रहती है। क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया है कि यकृत किस नली से जुड़ी होती है, तो पक्वाशय से जुड़ी होती है। यहीं से एक और प्रमुख ग्रंथि है, ये जुड़ी रहती है, इसका नाम है अग्नाशय। ये है अग्नाशय, इसका नाम है अग्नाशय। इसको अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं, पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स है। ये भी एक प्रमुख ग्रंथि है। इन दोनों ग्रंथियों के बारे में हम लोग अलग से भी जानेंगे कि ये ग्रंथि क्या है और इसके कौन से कार्य हैं। तो ये जो लीवर है, इसके अंदर भी एक और प्रमुख चीज स्थित है, नाम है उसका गॉल ब्लैडर, यानी पित्ताशय। एक नली, ये नली, ये है पित्ताशय। आप लोग अगर मुर्गा काटे होंगे तो देखते हो उसमें पित्ती निकलता है, इसमें इसके अंदर पित्त रस भरा रहता है। ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, पित्त रस। नाम है इसका पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, नाम है इसका गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। इसके अंदर पित्त रस भरा रहता है। पित्त रस पित्त नली से निकलकर कहां जाएगी, पक्वाशय वाली नली में जाएगी। ये चूंकि पक्वाशय से ही जुड़ा रहता है, तो यहां से ये निकलेगा और इसमें
जाएगा, इस नली में जाएगा, तो इस नली का नाम है, इस नली का नाम है, ये जो नली है इसको बोलते हैं बाइल डक्ट, यानी पित्त नली, पित्त नली। स्वागत के साथ वापस आते हैं कि देखिए, जब भोजन यहां से आगे की ओर चला तो क्षुद्रांत में प्रवेश किया पाइलोरस नामक होल से होकर, और क्षुद्रांत का जो पहला हिस्सा था वो पक्वाशय था। पक्वाशय से दो प्रमुख ग्रंथियां जुड़ी। पहली ग्रंथि ये यकृत है, यकृत के अंदर पित्ताशय की थैली है, पित्ताशय में पित्त रस भरे होते हैं। ये पित्त रस पित्त नली के द्वारा निकलकर छोटी आंत के पहले हिस्से यानी पक्वाशय में चला जाता है। अब इसका फंक्शन है, पित्त रस जाता है तो भोजन के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, भोजन को कहां कहां तोड़ेगा, कैसे कैसे बदलेगा, हम लोग जब अलग से इस अंग के बारे में जानेंगे, यकृत के बारे में, तब जान लेंगे। अभी बहरहाल आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमको आहार नली को देखना है कि किधर किधर से होकर आई है, आहार नली की लंबाई, आहार नली किधर किधर है। अब यहां से दूसरी ग्रंथि भी, पक्वाशय से ही एक और प्रमुख ग्रंथि जुड़ी होती है जिसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है बच्चों? अग्नाशय, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स या पैनक्रियास। इससे यानी अग्नाशय से एंजाइमों का स्राव होता है। एंजाइम जो भोजन को पचाने वाले रस हैं, पाचक रस हैं, यहां से एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, यहां भी स्राव हुआ था, जिसको हम लोगों ने सलाइवरी एमाइलेज कहा था, क्योंकि वो सलीवा ग्लैंड से स्रावित हुआ था। ये एमाइलेज यहां से जो निकलता है अग्नाशय से, एमाइलेज, दूसरा बोला लाइपेज और पेप्सिन, पेप्सिन, और ये जो पेप्सिन होगा, पेप्सिन कई फॉर्म में, कई रूपों में ये होगा। तो अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं। प्रमुख एंजाइमों की बात अगर करें तो ये 3 हैं। अब इसके और भी रूप हैं, याद रखने के लिए मुख्य रूप से आपका जो सवाल आता है, यहीं से सवाल आता है कि अग्नाशय से लाइपेज, एमाइलेज और पेप्सिन एंजाइम इसी में, यानी अग्नाशय से स्रावित होने वाले रस में मिले रहते हैं। अब हम अग्नाशय के बारे में भी जब अलग से जानेंगे तो जानेंगे कि ये कैसी ग्रंथि है, किस प्रकार की ग्रंथि है, इसका निर्माण कैसी कोशिकाओं से हुआ है, इसमें कहाँ कनेक्टिव टिश्यूज है, ये सब हम लोग अलग से जानेंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए कि यहाँ पर अग्नाशय नामक ग्रंथि है और अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं 3, एमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन। ये भोजन को पचाने का काम करते हैं। अगर फिलहाल जानना है तो आप जान लीजिए कि एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा जो है वो लाइपेज, ये है वसा पाचक एंजाइम, ये भोजन के एक प्रमुख अवयव वसा का पाचन करता है। और ये है पेप्सिन, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। बच्चों, आपने पिछले क्लासों में जाना है कि भोजन के 6 प्रमुख अवयव होते हैं, उसमें से ये 3 तो बड़े ही जरूरी हैं। 6 प्रमुख अवयवों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये 3 प्रमुख अवयव हैं। उसके बाद जल, खनिज लवण और विटामिन। तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो इस अग्नाशय की ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है, यानी यहां भी भोजन का पाचन होगा। भोजन को पचाने में अग्नाशयिक रस, अग्नाशय से निकलने वाला रस भोजन को पचाने में सहायता करेगा। ठीक है,
तो अब देखिए यहां से भी भोजन पच रहा है और यहां से भी भोजन पच रहा है, कुछ पचा और अब भी भोजन का पूर्ण पाचन हुआ नहीं है। भोजन का कुछ अवयव, कुछ पार्ट अब भी बचा हुआ है, यानी पचा अनपचा भोजन, जो पच गया वो पच गया। वैसे ये अग्नाशयिक रस जो है जिसमें इतने एंजाइम है, और भी एंजाइम है ना, ये तो प्रमुख के बारे में बोला, तो इतने एंजाइम हैं जो भोजन के विभिन्न अवयवों को पचाने में पूर्ण मदद करते हैं, लेकिन कुछ और चीजें बची रह जाती है। अग्नाशय रस और आगे जो एंजाइम निकलेगा, ठीक है, ये दोनों मिलकर, यानी छोटी आंत से भी एंजाइमों का स्राव होता है, नाम है उसका सैकस एंटेरिकस। आंत्रीय रस बोलते हैं या आंत्र रस भी कहते हैं। तो ये एंजाइम यानी अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम और आंत्रीय रस, ये दोनों मिलकर भोजन को पूरी तरह पचा देते हैं। पूर्ण पाचन तभी होगा, अभी पूर्ण पाचन हुआ नहीं है। चलिए वो हम लोग जब पचाने के बारे में पढ़ेंगे, एक बार फिर से इस पिक्चर पर आएंगे कि कहां कहां किसका पाचन होगा। अभी तो इस नली के बारे में, इस संरचना के बारे में जान रहे हैं, जो ग्रंथियां हैं, किस प्रकार जटिलताएं हैं उसको जान रहे हैं। एक बार में फिर क्लियर होगा नहीं, दूसरी बार जब हम लोग कहां कहां कौन सा पचता है, अभी हमने आहार नली पढ़ा, अगली बार हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल में, मनुष्य के आहार नाल में भोजन का पाचन, कि कहां कहां कौन सा अवयव पचेगा। तो अब यहां से भोजन आगे बढ़ेगा, ठीक है। मान लो ये पहला हिस्सा था जिसको हमने नाम दिया था, हमने क्या, यानी जिसका नाम है पक्वाशय, ठीक है। अब दूसरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, इसको बोला था डियोडेनम। अब ये दूसरा हिस्सा जो है आगे से, यानी जैसे दूसरे हिस्से में जाते हैं, पक्वाशय के बाद क्षुद्रांत यानी छोटी आंत सीधी रहती है, आगे से सीधी रहती है। तो ये जो भाग है फिर आगे जाकर यह कुंडलित हो जाती है, कुंडलियों की तरह मुड़ मुड़ सी जाती है, लेकिन आगे सीधी रहती है। उसका नाम है जेजुनम। यानी छोटी आंत के 3 हिस्से थे, इस पर नजर डाल लेते हैं ऐसे। छोटी आंत का 3 हिस्सा, पहला बोला डियोडेनम, दूसरा बोला जेजुनम और तीसरा बोला इलियम। तो अब भोजन यहां से, यानी पहले हिस्से के बाद 1 नंबर के बाद 2 नंबर में जाएगा, ठीक है। यहां आया था भोजन पाइलोरस से, है ना यार। अब यहां से भोजन जाएगा जेजुनम में। तो जेजुनम आगे से सीधी है, लेकिन आगे जाकर कुंडलित नली है। और जेजुनम के बाद भोजन जाएगा इलियम में। ये इलियम, यानी यहां पर देखेंगे आप जो है बहुत कुंडलित नली है, ठीक ना। ये जो नली है वो बहुत कुंडलित नली है, और उस कुंडलित नली से होता हुआ भोजन छोटी आंत का आखिरी हिस्सा, इसको मान लेते हैं ये छोटी आंत का आखिरी हिस्सा नंबर 3, जो इलियम के नाम से जाना जाता है। ये इलियम नली के अंदर, ये आपका मान लीजिए इलियम है। ये इलियम है। सच्चाई यह है कि इसके अंदर भी ढेर सारे उंगली नुमा प्रवर्ग रसांकुर यानी कि भिलाई निकले रहते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि इसका आंतरिक व्यास, नली का आंतरिक व्यास बढ़ जाता है। नली अब ऐसे मोटे तौर पर जानो तो इधर से जितनी मोटी नली आ रही थी यहां आकर और क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक ना। तो ये इलियम के नली का जो व्यास है, या बोलो उसका जो क्षेत्र है, वो बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या है, बढ़ने की वजह है कि इस नली के अंदर, यानी यहां है ना, इसी को उठा के यहां लाए हैं, नंबर 3 वाला है, ठीक है, सुविधा हो इसलिए। तो इसका जो है
क्षेत्रफल, आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब भोजन जब यहां से इसमें प्रवेश करता है, मान लो यहां प्रवेश करता है, तो ये देखो बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास इन दोनों के बीच यानी नली भी मोटी हो जाती है ना, नली भी मोटी हो जाती है। और यहां पर बहुत सारी केश नलियां, पतली पतली रक्त नलियां जुड़ी हैं, ठीक ना। जैसे ही पचा हुआ भोजन, पचाया भोजन, यहां तक तो बोला अभी कि यहां भी आंतरीय रस का स्राव होगा, ठीक है ना। सैकस एंटेरिकस छोटी आंत से भी एक रस निकलता है, छोटी आंत के आंतरिक हिस्से से रस निकलता है। और मान के चलो कि छोटी आंत में इलियम से ही प्रमुख रूप से थोड़ा थोड़ा जेजुनम वाला पार्ट भी आ जाता है, तो ये इलियम वाला जो यहां से जो रस निकलता है इसको बोलते हैं आंत्र रस या आंतरीय रस, आंत्र रस, सैकस एंटेरिकस। तो ये रस और ये रस यानी आंत्र रस प्लस अग्नाशयिक रस, अग्नाशय से निकलने वाला रस और अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस, ये दोनों मिलकर भोजन का पूर्ण पाचन कर देते हैं। ये भी सवाल मिलेगा आपको कि भोजन का पूर्ण पाचन कौन करते हैं, यानी किस रस के द्वारा होता है। तो आंत्र रस और अग्नाशयिक रस मिलकर भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। अब पचाया भोजन यहाँ इलियम की दीवारों में जब आता है, इलियम नली के अंदर जब आता है, तो ये जो उंगली नुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं, ये भोजन के भोजाणुओं का अवशोषण कर लेते हैं। यानी भोजन जब पचा, भोजाणुओं में परिवर्तित हुआ, ठीक है, तो ये भोजाणु इसको क्या करते हैं, जैसे ही यहां से पार करेगा तो ये सब उसको पकड़ के और यहां संग्रहित करना चाहते हैं, ठीक है। ये भोजन के भोजाणुओं को अवशोषित कर लेते हैं। यानी कहें कि भोजन का अवशोषण कहां होता है, मुख्य रूप से इधर खाया पचाया तो इसका तो कुछ लेना देना था नहीं, अभी तक तो ऊर्जा निकली नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि हम लोग भोजन ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, लेकिन अभी तो ऊर्जा मिली नहीं है। अब यहां से इलियम से भोजन का अवशोषण होता है। यानी दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट कि भोजन का अवशोषण कहां से होता है, इलियम से, ठीक है। याद रहेगा कि भोजन का अवशोषण इलियम से होता है। भोजन के भोजाणुओं को ये अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद यहां संग्रहित करते हैं, और यहां से किस नलिकाओं के द्वारा ये भोजन मान के चलिए कोशिका में आ जाती है, ठीक है। ये है कोशिका। पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था यही भोजन अब यहां कोशिका में जब आया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, किस रूप में आता है, ग्लूकोज के रूप में आता है, C6H12O6। ये भोजन अब यहां से आ गया ग्लूकोज कोशिका के अंदर। तो याद ये रखना था कि भोजन का जो पाचन होता है, भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहां होता है, इलियम में होता है। ये इलियम है नंबर 3। इस तरह की नली है जिसके अंदर इलियम के दीवारों में उंगली नुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, भिलाई निकले होते हैं, भिलाई होते हैं, जहां से भोजन का अवशोषण होता है, जो भोजन के भोजाणुओं को अवशोषित करके और अब जहां जाना है इधर पहुंचाने की क्रिया तो रक्त नलिकाओं के द्वारा होगी। अब ग्लूकोज को यहां लाके छोड़ दे रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद यानी इलियम के बाद इलियम का आखिरी हिस्सा, इलियम का जो आखिरी हिस्सा है वो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, बड़ी आंत से। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां से लेकर ये जो गांठ युक्त नली देख रहे हैं ना, गांठ जैसी बनी बनी है, तो ये गांठ जैसी नली है, ये है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये बड़ी आंत का भी 2 हिस्सा है, बड़ी आंत के 2 हिस्से हैं। इसको मैं ऐसे कर दूं, आप लोग थोड़ा विशेष समझेंगे।
ये बड़ी आंत का भी दो हिस्सा है, ये इधर ये और ये अंध नली है, अंध नली। कभी कभी सवाल आ जाता है कि बड़ी आंत कैसी नली है। आप इसमें देखिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये है अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स है। इसको हिंदी में कृमिवत परिशेषिका कहते हैं, ये भी लिख देते हैं, कृमिवत परिशेषिका। तो ये जो है अपेंडिक्स है, नाम सब जानते हैं अपेंडिक्स का। इसका कोई काम नहीं, कोई फंक्शन ही नहीं है इसका। ये क्या है? अवशेष अंग है, अवशेष अंग, कोई मतलब नहीं, बचा हुआ अंग है, इसका कोई काम नहीं है, फालतू का अंग है। यानी इसमें, यानी आप कह सकते हैं कि मनुष्य के आहार नली में अवशेषांग कौन है? तो अवशेषांग है वो अपेंडिक्स है, कृमिवत परिशेषिका अवशेषांग है, और इसको बोलते सीकम। इस सब का कोई काम है नहीं, ये अंध नलियां हैं। तो एक हिस्सा हो गया, यानी अगर बड़ी आंत का दो हिस्सा माने तो एक हिस्से में अपेंडिक्स और सीकम है, जबकि दूसरा हिस्सा गांठ युक्त नली है। दूसरा हिस्सा क्या है? गांठ युक्त नली, और इस गांठ युक्त नली को कोलोन कहते हैं। ये जो दूसरा हिस्सा है गांठ युक्त नली, इसको क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं। अब देखिए यहां तक जो भोजन आया था बच्चों, इसमें जल भी मिला हुआ था, है ना? भोजन पचकर यहां तक आया है। इधर तो माना पचा भोजन था, लेकिन ये अग्नाशयिक रस और आंतरीय रस, इन दोनों ने मिलकर भोजन को पचा दिया था, भोजन का पूर्ण पाचन किया था। तो पचा हुआ भोजन, उसमें जल भी मिला हुआ है ना? बात समझ रहे कि नहीं? अब आप सोचिए कि पचा हुआ भोजन होगा और उसमें जल होगा तो कैसा होगा? है कभी कभी किसी व्यक्ति का बॉल बेरिंग फ्री हो गया, यानी दस्त की बीमारी हो गई, तो देखो किस प्रकार का दस्त करते हैं। सबके जीवन में ये घटनाएं घटती है। वो अर्ध तरल लुगदी के रूप में ही बाहर निकल जाता है, जल के साथ निकल जाता है। जल साथ साथ आता है, बहुत सारा जल निकल जाता है, जल का नुकसान भी हो जाता है, जल की हानि हो जाती है ना, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो यहां तक, लेकिन ये कब होता है? जब आदमी बीमार पड़ जाता है। वैसे आदमी को बीमार बोलते हैं कि भाई इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको दस्त की बीमारी हो गई है। अब आप जरा सोचिए कि उसी तरह अगर जल निकलता रहे तब तो आदमी सब दिन बीमार रहेगा ना, है? तो यहां से जैसे ही भोजन बड़ी आंत में जाता है, इसका तो कोई काम ही नहीं, फालतू का है ना? किस चीज का है? यहां से हम कह रहे हैं कि भोजन को अगर हम यहीं से मोड़ दें तो हमको क्या दिक्कत है भाई? यहां से सीधा घुस के चल जाएगा वो साथ में, है? छोटी आंत से सीधा बड़ी आंत में, इधर फालतू का क्यों है? इसको काट के, जब आदमी बीमार पड़ता है, कहते हैं अपेंडिक्स हो गया, यहीं पर ये भोजन का कोई कण आके फंस जाता है। फंस जाने की वजह से ये इसमें धीरे धीरे इन्फेक्शन होना शुरू होता है, ये बढ़ गया, फूल गया ना, पक गया, घाव जैसा हो गया, और पकते पकते कभी फट भी जाता है। अब फटेगा उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले इधर जाके देख लेते हैं। एक दो चीजें जो छुट्टी है इसमें, उसको हम बाद में देखते हैं। आप मान के चलिए, आप इस बात को समझ सकते हैं, भोजन यहां से आया, यहां जाएगा, इधर का तो कोई काम है नहीं, इधर भोजन का कोई काम होता ही नहीं है। इसलिए बोला इससे अब क्या है? अवशेषांग है, अवशेषांग। अब यहां से भोजन जब गया यहां बड़ी आंत में, ठीक है, तो बड़ी आंत में जो प्रमुख काम होता है वही कि जल जो पचे हुए भोजन के साथ मिला हुआ था, उस जल का अवशोषण होता है। पहले तो हमको ये दिखा देना है कि इसका नाम है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के ही दो हिस्से थे, ठीक है? बड़ी आंत के ही दो हिस्से थे। एक तरफ जो था ये दोनों था, इसको ऐसे कर देते हैं, ये 1 नंबर वाला था, और ये कोलोन जो है वो 2 नंबर वाला, है ना, दूसरा हिस्सा था, समझने के लिए सिर्फ। तब यहां से भोजन जब बड़ी आंत में प्रवेश करता है, तब भोजन के जल का अवशोषण बड़ी आंत की इस गांठ युक्त नली के द्वारा हो जाता है।
सो नाउ अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर यू कि जल का अवशोषण कहां होता है? कहां होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, अगर बड़ी आंत वहां नहीं देगा तो फिर कोलोन देगा, लेकिन देगा बड़ी आंत। आप लोगों को कोलोन की तरफ जाना नहीं, उतना डीप नहीं है आपका क्लास। तो यहां से जल का अवशोषण हो जाएगा। जल का अवशोषण होने के बाद, ठीक है, ये जल अवशोषण होने के बाद ये भोजन पहुंचेगा इस भाग में। इसका नाम है रेक्टम। रेक्टम हिंदी में बोले तो मलाशय। ये मलाशय है, यानी अब भोजन मल के रूप में, इससे तो सारी चीजों का अवशोषण हो गया। भोजन के लिए जो प्रमुख चीजें थी यहीं से अवशोषित हो गया। भोजन के प्रमुख भोजाणु जल जो था उसका भी अवशोषण हो गया। तो बच गया क्या? वेस्ट पदार्थ बच गया, मल बच गया। ये मल आगे जाकर यहां जमा होता है, इसका नाम है मलाशय, रेक्टम। अब ये मलाशय जब भर जाता है, मलाशय जब भर जाता है, तब भरने की वजह से भर गया तो दीवारों पर दबाव पड़ता है। मलाशय की दीवारों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण आगे के क्लासों में जानेंगे कि यहां से एक हार्मोन भी स्रावित होगा, जिसके कारण मल त्याग करने की संवेदना उत्पन्न होती है। यानी मन में ऐसा लगने लगता है कि लैट्रिन करने जाते, मल त्याग करने की संवेदना उत्पन्न होने लगती है इन दीवारों पर दबाव पड़ने के कारण। और जब मल त्याग करने की संवेदना उत्पन्न होती है, तब ये वाला भाग जो अक्सर बंद ही रहता है, जब तक संवेदना उत्पन्न नहीं होगी तब तक यह खुलेगा नहीं, यह हमेशा बंद रहता है। इसका नाम है एनस, यानी मल द्वार। जब संवेदना उत्पन्न होती है, आप मल त्याग करने जाते हैं, तब ये मल द्वार खुल जाता है और सारा भेष्ट पदार्थ बाहर चला आता है, यानी मल त्याग दिया जाता है। तो आपने देखा कि आहार नली यहां से प्रारंभ होकर एनस तक चली आती है। ठीक है, आहार नाल का प्रारंभ मुख गुहा से होता है ना, यहां से नहीं, कहां से? यहां से, मुख गुहा के अंदर से, यहां से प्रारंभ होकर मल द्वार तक इसकी लंबाई है। आप देखिए कि इस क्रम में ये भोजन जो है 4-5 घंटे तक यहां रह सकता है। अमाशय के अंदर भोजन 4-5 घंटे के लिए अंदर रह सकता है। ये चीज छूट गई थी। दूसरी चीजें ये कि ये अगर फट जाए तो आप देखिए क्या, ये फट जाएगा तो यहां से ही मल निकल जाएगा। अर्ध तरल लुब्धि के रूप में जल का तो अभी अवशोषण हुआ नहीं है, और फट जाए तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। इस सब को क्या कर देगा? दूषित कर देगा, तो बीमारी लग जाएगी, आदमी का तो बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब अपेंडिक्स हो जाता है तो लोग उसको जल्दी से ऑपरेशन करवा के काट के निकलवा देते हैं। तो ये था बच्चों आहार नली मनुष्य के अंदर पाचन के लिए। अब आपको देखना यह है कि इसमें सवाल कैसे कैसे, सवाल लिखिए जल्दी जल्दी। बहुत सारे सवाल हैं, लिखा गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बैक करके लिखिएगा। हम जल्दी से बोल रहे हैं, नहीं तो वीडियो की लंबाई बहुत हो जाएगी। तो वो पहला सवाल है कि आहार नली का आरंभ कहां से होता है? लिखाएगा, जो नहीं लिखाएगा उसका जगह छोड़िएगा, बाद में अपना क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा सवाल है ग्रहणी नीचे की ओर किससे जुड़ी होती है? तीसरा सवाल है अमाशय किस ओर स्थित होता है? चौथा सवाल है अमाशय के ऊपरी हिस्से में क्या रहता है?
5वां सवाल है जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है? 6ठा सवाल है जठर ग्रंथि से किसका स्राव होता है? आप किसका किसका भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर यहां पर खाली किसका लिखिएगा तो एक ही आएगा, जठर रस, और किसका किसका लिख दीजिएगा तो जठर रस में मिले हुए जो HCl और पेप्सिन है। भोजन को अम्लीय कौन बनाता है? 9वां सवाल है प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? 10वां सवाल है कि भोजन आमाशय में कितने घंटे तक रह सकता है? 11 नंबर का सवाल है आमाशय में होने वाली गति का नाम क्या है? 12 नंबर का सवाल है क्रमानुकुंचन कैसी गति है? अगला सवाल है लेय सदृश मिश्रण क्या कहलाता है? भोजन का लेय सदृश मिश्रण क्या कहलाता है? अगला सवाल है किस छिद्र से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है? अगला सवाल छोटी आंत का अगला हिस्सा क्या कहलाता है? सेम सवाल दूसरे, छोटी आंत का मध्य भाग क्या कहलाता है? अगला सवाल छोटी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अगला सवाल पित्त नली किससे जुड़ी होती है? अगला सवाल अग्नाशय की नली किससे जुड़ी होती है? भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? ये बात छूट गई थी बच्चों कि भोजन को क्षारीय कौन बनाता है। यहां से देखिए ये जो पीत रस निकलेगा यही भोजन को क्षारीय बना देगा। यहाँ भोजन का माध्यम जो था वो अम्लीय था, भोजन अम्लीय हो गया था HCl की वजह से। अब जैसे यहां से निकलेगा तो ये पीत रस जो है भोजन को क्षारीय बना देगा। अगला सवाल है कि भोजन का अवशोषण कहां होता है? भोजन का अवशोषण कहां होता है? अगला सवाल है भोजन का पूर्ण पाचन किससे होता है? अगला सवाल है अवशेषांग कौन है? अवशेषांग कौन है? अगला सवाल जल का अवशोषण कहां होता है? अगला सवाल गांठ युक्त नली क्या कहलाती है? अगला सवाल मल कहां भरा रहता है? अगला सवाल मल किससे बाहर आता है? अगला सवाल सीकम और कृमिवत परसेसिका कैसी नली है? कैसी नली है? अब यहां पर दो चीजें और बची रही। सवाल की संख्या हो गई होगी 28। तो अभी एक सवाल और होगा
जिस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि इसमें एक क्रिया हो जाती, चूंकि छोड़ के चले जाएंगे तो फिर छूट ही जाएगा। ये जो पित्तरस था, छुटा हुआ था, अभी बताए थे, ये पित्तरस भोजन की अम्लीयता को नष्ट करके क्षारीय बना देता है। यहां अम्लीय था भोजन और यहां क्षारीय हो गया था, ये पित्तरस की वजह से क्षारीय हो गया था। तो भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर वो क्षारीय बना देता है तथा वसा को घुला देता है। आइए बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि अभी तक यहां तक भोजन अम्लीय था HCl की वजह से, यहां HCl का स्राव हुआ था प्लस पेप्सिन का स्राव हुआ था, ठीक ना। तो ये HCl की वजह से भोजन का माध्यम अम्लीय हो गया था। भोजन जब अम्लीय रहेगा, खाली डकार आता रहेगा, भोजन पचेगा नहीं, तो इसके माध्यम को चेंज करना था। तो यहाँ ये जो पित्तरस निकलता है वो भोजन को क्या करता है, भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर देता है और उसे क्षारीय बना देता है। तो क्वेश्चन यहां भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि भोजन की अम्लीयता को कौन नष्ट करता है, इट्स अ क्वेश्चन, है ना। तो कौन नष्ट करता है भाई, ये पित्तरस करता है। भोजन को क्षारीय, को क्वेश्चन एक ही है ना, भोजन को क्षारीय कौन बनाता है, तो यही पित्तरस, है ना। अब हम इसके अंदर जब जाएंगे, जब यकृत को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पित्तरस में भी दो चीजें मिली हैं, वो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। मगर ये पित्तरस भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। और जो वसा था, यहां तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, यहां प्रोटीन का पाचन हुआ, वसा तो अभी बचा हुआ था ना। बताया ना कि तीन प्रमुख अवयव है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो वसा अभी बचा हुआ था, ये वसा को घुला देता है, भोजन को क्षारीय बना देगा और वसा को क्या करेगा, घुमा देता है। दरअसल आगे की क्लास में आप जानिएगा कि वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो ये जो क्रिया है, क्या, भोजन की अम्लीयता को पित्तरस के द्वारा, वंस अगेन, पित्तरस के द्वारा भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देना और वसा को घुला देना इमल्सन का बनना कहलाता है। इमल्सन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, इमल्सन का बनना कहलाता है। चूंकि सवाल इंपॉर्टेंट है कि इमल्सन का बनना से आप क्या समझते हैं, इमल्सिफिकेशन क्या है, तो याद रखिएगा, यही क्वेश्चन हम अभी डाल भी देंगे क्वेश्चन, इसलिए समझा भी दे रहे हैं कि पित्तरस के द्वारा भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना तथा उसके वसा को घुला देना इमल्सन का बनना कहलाता है। लिख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा 29 नंबर क्वेश्चन कि इमल्सन का बनना से आप क्या समझते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग यकृत और अग्नाशय के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में पुनः विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।